हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन टैग पार्ट 2 का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर जो मेरे पास वीडियो है वो सर विजिबल नहीं है या फिर बोर्ड साइन कर रहा है तो मेरे को देखने में प्रॉब्लम आ रही है, चीजें कहीं कहीं पे मिस हो जा रही हैं। तो आप परेशान मत हो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से ही मैंने इस वीडियो को दोबारा से अपलोड किया है और आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपकी कोई भी परेशानी जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो उसे सॉल्व करने के लिए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है। सो गाइस, आप आज की इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखें और किसी भी क्वेश्चन टैग की प्रॉब्लम को अब आप सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा आपको आसानी होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक का देखें, कोशिश किया करिए किसी भी थ्योरेटिकल सेक्शन को अगर आप पढ़ते हैं तो उसे पूरे मन लगाकर पढ़ें जिससे उससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके आसानी से सॉल्व हो सके। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सर जो वीडियो मैं पहले देख चुका हूं सर, तो क्या जरूरी अब इस वीडियो को देखें? यार, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको वास्तव में उस वीडियो से प्रॉब्लम थी, या जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें थोड़ी सी चीजें समझ में आती हैं। बिकॉज मेरी ऑडियो क्लियर थी लेकिन वीडियो में कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, तो अगर आपको वास्तव में लगता है कि वहां पर आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप इस वीडियो के साथ पूरे क्वेश्चन टैग को देखते हैं, क्वेश्चन टैग पार्ट सेकंड को। ठीक है, अदरवाइज चीजें बहुत इजी वे में चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टैग पार्ट 2 को। 3 बेसिक पार्ट्स हैं क्वेश्चन टैग के, उनको हमें जरूर समझना चाहिए और उनका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले उसे समझ लेते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन टैग पार्ट फर्स्ट में, बेसिक टैग के पार्ट फर्स्ट की सीरीज में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस के रेफरेंस में अगर आप टैग बनाते हैं तो सेंटेंस और टैग का टेंस हमेशा सिमिलर होना चाहिए। इट मींस अगर मेरा सेंटेंस प्रेजेंट में गिवन है तो बच्चे टैग भी प्रेजेंट में गिवन होना चाहिए। अरे हाँ या ना? सेंटेंस अगर पास्ट में है तो टैग भी आप किस टेंस में बनाएंगे? पास्ट में बनाएंगे। दूसरी बड़ी बात, कभी भी टैग को हमेशा और हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। अगर आप टैग को फुल फॉर्म में लिखते हैं या कंप्लीट फॉर्म में यूज करते हैं तो टैग गलत माना जाता है। टैग के लिए हमेशा हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करना है, इट मीन शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है। दरअसल में शॉर्ट फॉर्म है क्या? तो दिए हुए सेंटेंस में आई हुई हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे शॉर्ट फॉर्म के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, दैट इज द। आप यहाँ पर एक चीज और कहते हैं कि सर ये शॉर्ट फॉर्म तो नॉट के परसेप्शन में लगती है। तो बिल्कुल, अगर आपके सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम टैग नेगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव बनाते टाइम ही नॉट की हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अगर आप किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं बट जब हम टैग बनाते हैं तो टैग का सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन यूज किया जाना चाहिए। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए आगे की क्लास को डिस्कस करते हैं। अगर आपने मेरे पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट पे जाइए और पार्ट फर्स्ट को बिल्कुल देखिए, क्योंकि उससे हमारी जो एक चेन है वो कंटिन्यूअस वे में आगे बढ़ेगी। ठीक है, सो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, हम लोगों ने बात करी थी इंडेफिनिट प्रोनाउन को लेकर, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नोवन या नोबडी के केसेस में। तो हमने टैग का सब्जेक्ट दे लिखा था। आज की क्लास में हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बच्चे। तो आज हम लोग अब समथिंग के रेफरेंस में बातें करेंगे। तो आइए सीखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो मैंने लिखा है मैं इस बारे में बताता हूं आपको। मैंने एक साइड लिखा हुआ है सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड अनदर साइड मैंने लिखा हुआ है टैग का सब्जेक्ट। बच्चे ध्यान से समझिएगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी भी दिए हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट बच्चे, यदि समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग या फिर नथिंग दिया है। ध्यान से समझिएगा, दिए हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग या नथिंग दिया है तो जो हम टैग का सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चे, याद रखिएगा
टैग का सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इट होगा। मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही, मैंने आपसे कहा अगर दिए हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग या नथिंग होता है तो उस कंडीशन में आप टैग का सब्जेक्ट हमेशा क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। आइए कैसे एग्जांपल्स को समझते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं मेरे से, मैंने कहा आपसे समथिंग इज मिसिंग। मैंने आपसे कहा नथिंग हैज चेंज्ड। एवरीथिंग हैज बीन decorated। Anything can be done for them। फिफ्थ एक और मैंने लिख दिया, एवरीथिंग इज फाइन है। दैट इज द फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम। ये आपको बच्चे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से समझते हैं अगर हम, तो सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आप बात करते हैं मेरे से, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ देखें, कह रहा समथिंग इज मिसिंग। ठीक है, अगर आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है समथिंग इज मिसिंग, या फिर सेकंड दे रखा है नथिंग हैज चेंज्ड, कुछ भी बदला नहीं है, या थर्ड नंबर क्वेश्चन बच्चे दिया हुआ एवरीथिंग हैज बीन डेकोरेटेड, हर एक चीज को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है, एनीथिंग कैन बी डन फॉर देम, कोई भी चीज उनके लिए की जा सकती है, एवरीथिंग इज फाइन है, यहाँ सब कुछ परफेक्ट है, फाइन है। मैंने आपसे अभी भी कहा सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड दिया हुआ है तो हम टैग का सब्जेक्ट बच्चे हमेशा क्या बनाएंगे, इट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कि देखिए नथिंग जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, नथिंग कैसा वर्ड है, एक नेगेटिव, तो टैग जाहिर सी बात है कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन को। सबसे फर्स्ट दिया है समथिंग इज मिसिंग। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनना चाहिए। लेकर आते हैं, सबसे पहले हम इस कंडीशंस में देखेंगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट तो समथिंग है, लेकिन क्या टैग का सब्जेक्ट समथिंग हो सकता है, नहीं, टैग का सब्जेक्ट तो इट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अगर आप टैग का सब्जेक्ट इट लगाएंगे तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर समथिंग की वजह से वर्ब क्या आ गई, इज, बिकॉज समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग ये अपने साथ सिंगल वर्ब को कैरी करते हैं। लेकिन जब आपने टैग का सब्जेक्ट इट बनाया तो इट एक डमी सब्जेक्ट होता है और उस कंडीशन में इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट की भूमिका निभाता है। इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट की भूमिका निभाएगा तो वर्ब भी हमें कैसी चाहिए, सिंगुलर, तो आंसर क्या होना चाहिए, इज। लेकिन हमें पता है सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग बच्चे कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तो योर आंसर विल बी isn't it। My point is clear। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, nothing has changed। जैसा कि हम देख पा रहे हैं nothing लिखा हुआ है, बच्चे अगर nothing लिखा हुआ है तो nothing एक नेगेटिव वर्ड है। जब सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड गिवन होता है तो जाहिर सी बात है हमें टैग पॉजिटिव बनाना है। फिर से वही बात, nothing के लिए has आया हुआ है तो nothing का सब्जेक्ट बच्चे टैग में क्या मिला, it मिला, और सेंटेंस निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। तो केवल और केवल मुझे इस बार हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, तो योर आंसर विल बी हैज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, एवरीथिंग हैज बीन डेकोरेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पर्पज से। कहता है एवरीथिंग हैज बीन डेकोरेटेड। सबसे बड़ी बात है क्या ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, तो मैं आपको बता दूं ये सेंटेंस एक पैसिव वॉइस है। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज खुद से डेकोरेट नहीं हो सकती है, डेकोरेट करने के लिए हमें किसी डूअर की आवश्यकता पड़ेगी। बट सब्जेक्ट के प्लेस पर कोई डूअर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है काम करने वाला व्यक्ति यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर होगा। और जब कभी किसी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्टिव प्लेस यूज हो जाता है, मतलब एक्शन को रिप्लेट करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव केस में डूअर को ले आते हैं, तो वो केस पैसिव हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ये सेक्शन हमारा कैसा है, पैसिव है।
आप में से बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सर बाय नहीं लगा हुआ है, बाय लगाकर कोई नहीं दिया है, तो हम कैसे समझ जाए पैसिव है। बच्चे आप खुद बताओ, क्या कोई चीज खुद से डेकोरेट हो सकती है? नहीं। डेकोरेट करने के लिए किसी ना किसी डूअर की तो आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब है जिसने भी डेकोरेट किया है वो बाय लगाकर अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये सेंटेंस पैसिव है। आइए टैग बनाते हैं इसका। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब रखी हैज, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाया और एवरीथिंग की वजह से बच्चे क्या आ गया? इट। तो हैजंट इट इज योर आंसर। चलिए आगे मूव करते हैं। एनीथिंग कैन बी डन फॉर देम, बहुत अच्छी बात है। सेंटेंस बच्चे पॉजिटिव दिया है तो टैग नेगेटिव बनेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को लेकर आइए, देखिए क्या दी हुई है, क्या नेगेटिव बना दीजिए कांट, और एनीथिंग की वजह से बच्चे क्या निकल कर आ गया? इट निकल कर आ गया। आई होप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीथिंग इज फाइन हियर। जैसा मैं देख पा रहा हूं सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनना है, बिल्कुल बनना है। चलिए इसके रेफरेंस में क्या हुआ? इस नेगेटिव हुआ तो नॉट, और एवरीथिंग के रिस्पेक्ट में बच्चे क्या हो गया? इट। तो योर आंसर इज इजंट इट। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे के सेक्शन को देखते हैं। एक बार फिर से हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं तो एक बात समझ में आती है, आपके सेगमेंट में दिया हुआ है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और उसके जस्ट थोड़े ही रेफरेंस में लिखा हुआ है टैग का सब्जेक्ट। ये दो अलग अलग सेक्शंस हैं। ये मेरे सेंटेंस का पोर्शन और ये मेरे टैग का पोर्शन है। बच्चे ध्यान देने वाली बात है, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर अगर आप दिस, दैट, दीज या दोज का यूज करते हैं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर अगर आप दिस, दैट, दीज या दोज का यूज करते हैं तो टैग का सब्जेक्ट उनके बिहाफ पर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, बहुत प्यार से समझते हैं। देखिए दिस, दैट, दीज या दोज हमारे लिए दो तरह से काम कर सकते हैं। एक तो ये हमारे लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की भूमिका निभाते हैं और एक ये हमारे लिए एडजेक्टिव की भूमिका निभाते हैं। हमारे एग्जाम में दोनों ही बेसिस पे क्वेश्चंस पॉपुलर हैं, पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की भूमिका निभाते हैं तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो होता क्या है दरअसल में, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर आपका दिस या दैट या फिर इसी के तुरंत बाद दीज या दोज दिया हुआ है, बच्चे ध्यान से, सेंटेंस के सब्जेक्ट में क्या क्या दिया है, या फिर दिस दिया है या फिर उसी का पास्ट दैट दिया है, दीज दिया है या फिर उसी के लिए प्लूरल सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, पास्ट में एज अ दोज दिया हुआ। आप ऐसे समझ लीजिए कि दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है, और दोनों ही एक दूसरे के पास, दिस टू द दैट, दीज टू द दोज। अच्छी बात यह है किसी भी सेंटेंस के ये सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं, मतलब इनके तुरंत बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई ना कोई मेन वर्ब लगी हुई है। इनके तुरंत बाद समझिएगा, यहां पर मुझे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिल रही है बच्चे, या फिर क्या मिल रही है, मेन वर्ब। तो जो टैग का सब्जेक्ट होता है, जो टैग का सब्जेक्ट होता है, ध्यान देने वाली बात होती है, वो इट होता है या फिर क्या होता है, दे होता है। सर कैसे? बच्चे जब ये दिस और दैट किसी समथिंग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब कभी भी ये दिस और दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, समथिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उनके लिए टैग का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, इट। वैसे ही दीज और दोज, चाहे वो समथिंग को रिप्रेजेंट करें या किसी मेल बॉडी या फीमेल बॉडी को रिप्रेजेंट करें, बट वो प्लूरल को रिप्रेजेंट करें, तो आप टैग का सब्जेक्ट हमेशा क्या लगाएंगे, दे। एक चीज समझ में आ रही कि दिस और दैट हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बताते हैं, जबकि दीज या दोज एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में बताते हैं। मैंने एक बड़ी बात बताई, बच्चा रट लेता है कि दिस और दैट के बाद इट आएगा। क्यों आएगा? तो जब वो समथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
एग्जाम्पल्स के तहत हम लोग समझते हैं इस बात को। मैंने आपसे कहा दिस इज माई पेन, मैंने कहा दैट इज नॉट हिज बुक। बहुत छोटे से एग्जांपल्स हैं, चीजों को समझिएगा। मैंने कहा दिस इज माई पेन, दैट इज नॉट हिज बुक, दीज आर माई पेन्स, दोज आर फ्रेश एप्पल्स। ठीक है, नंबरिंग आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, नंबरिंग यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने। आइए टैग बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्या मेरा सेंटेंस दिया हुआ अफर्मेटिव है या नहीं है? तो ध्यान से देख पा रहे होंगे, दिस इज माई पेन में ये अफर्मेटिव है। कैसे बच्चे? देखो ये दिस दिया हुआ है और इस सेंटेंस में कोई भी नो, नॉट या नेवर का स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये सेंटेंस एक पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा दिस हमेशा एक सिंगुलर के बारे में डिफाइन करता है, सिंगुलर नाउन को डिफाइन करता है। तो बच्चे देखो ये दिस किसके बारे में बता रहे हैं? पेन के बारे में। अरे हाँ या ना, दिस इज माई पेन में ये पेन मेरा है, तो दिस यहाँ पर एज अ प्रोनाउन काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव होता तो इस दिस के तुरंत बाद हमें नाउन चाहिए होता है। ठीक है, तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। अभी दिस इज माई पेन दिया हुआ तो सेंटेंस यार अफर्मेटिव है, तो टैग नेगेटिव बनेगा बच्चे। अब टैग अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो इज रही, नेगेटिव के लिए मैंने नॉट लगाया। और ध्यान देने वाली बात है, इस पर ये जो दिस बता रहा है वो किसके बारे में बता रहा है बच्चे? पेन के बारे में। पेन तो यार समथिंग है, और समथिंग है तो फिर क्या आ जाना चाहिए? इट। इस वजह से दिस और दैट के लिए आप क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। तो समझने वाली बात होती है क्यों इट लगाते हैं। दैट इज नॉट हिज बुक, सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने देखा निगेटिव है। कैसे पता चला? बेटे नॉट गिवन है, निगेटिव है, तो टैग पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने के लिए मैंने क्या लगाया? इज। और जैसे ही मैंने इज लगाया, पॉजिटिव बनाना है तो तुरंत सब्जेक्ट चाहिए। दैट के लिए सब्जेक्ट बच्चे इट। क्यों? क्योंकि इस पर ये जो दैट आया है वो किसके लिए आ रहा है? बुक के लिए आ रहा है। और बुक हमारा थर्ड पर्सन का, जो बुक है ये हमारा, ये नाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर, ही, शी, इट। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन, अगर आप सॉरी फॉर दैट, अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो जो बुक है ये हमारे लिए कैसा हो गया? बुक हमारे लिए एक नाउन है और नाउन का थर्ड पर्सन प्रोनाउन हुआ, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर के लिए क्या आ गया? इट आ गया। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलते हैं। कहता है दीज आर माई पेन्स। बच्चे ये जो दीज आया हुआ है ये प्लूरल है, किसके बारे में बता रहा है? पेन्स के बारे में। सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनना चाहिए, आरंट। और ये दीज बता रहा है पेन्स के बारे में, तो क्या आ गया? दे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। दोज आर फ्रेश एप्पल्स, इन दोज ने किसके बारे में बताया? एप्पल्स के बारे में। तो फिर से वही बात है, पॉजिटिव है, सेंटेंस नेगेटिव बना लीजिए, आरंट दे। अगर आप एक चीज को गौर कर रहे हो तो ध्यान से देखें, इन सभी दिस, दैट, दीज या दोज के तुरंत बाद क्या आई हुई है? हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। ठीक है, इनके बाद नाउन नहीं दिया हुआ है आपको। नाउन देगा तो केसेस में क्या परिवर्तन आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चल रफ करो सेगमेंट को। आइए चीजों को समझते हैं। अब आपसे कहता है कि दिए हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट और टैग का सब्जेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये याद रखिएगा, दिस या फिर दैट दिया हो, दीज या फिर दोज दिया हो। दिस या दैट, दीज या दोज। दिस और दैट के तुरंत बाद बच्चे सिंगुलर, काउंटेबल नाउन,
वैसे दीज और दोज के बाद बच्चे कैसा नाउन, तो आपका आंसर होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। एक बात बताइए, इससे पहले वाली कंडीशन में दिस दैट दीज या दोज के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगी हुई मिल रही थी या फिर कोई मेन वर्ब मिल रही थी, बट इस बार दिस या दैट या फिर दीज या दोज के तुरंत बाद हमें उसकी कंडीशंस के बिहाफ पर नाउन लग रहा, बिकॉज दिस और दैट नेचर से सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारे लिए सिंगुलर आ रही थी। अब दिस और दैट पे यहां पर अपने बाद नाउन सिंगुलर रख लिया, दीज और दोज प्लूरल होते हैं तो नाउन कैसा रख लिया, प्लूरल रख लिया। अब अगर आप टैग का सब्जेक्ट बनाते हैं, टैग का सब्जेक्ट बनाते हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि जो टैग का सब्जेक्ट होगा वो डायरेक्टली नाउन पर डिपेंड करेगा। जो हमारे टैग का सब्जेक्ट होगा वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, नाउन पर डिपेंड करेगा। मतलब क्या सर, बच्चे दीज और दोज अगर किसी प्लूरल नाउन के बारे में बताते तो मैं तो डायरेक्ट कह सकता हूं कि आंसर क्या आएगा, दे आएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी नाउन है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्लूरल। क्यों? क्योंकि नाउन प्लूरल था तो प्रोनाउन भी तो प्लूरल ही आएगा, क्योंकि प्रोनाउन रिप्लेसेस टू द नाउन, प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को, और अगर नाउन प्लूरल था तो प्रोनाउन भी प्लूरल आना चाहिए। तो थर्ड पर्सन का एकमात्र प्लूरल क्या होता है, दे। इस वजह से मैंने दे यूज किया। लेकिन जब आप दिस दैट के साथ नाउन को देखते हैं तो हम डायरेक्ट यहां नहीं कह सकते कि सर हम यहां पे इट लगा देंगे, नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिंगुलर नाउन में उसने किसी मेल बॉडी के बारे में बात की है, किसी फीमेल बॉडी के बारे में बात की है या समथिंग के बारे में बात की है। तो यहां पर ही शी इट की कंडीशंस कुछ भी फॉलो हो सकती है, वो नाउन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहां पर आपके लिए ही शी इट जब आप लगाएंगे तो ये किस पे डिपेंड करेगा, नाउन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं चीजों को। आपने कहा दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। आपने बोला दैट गर्ल कैन डांस। आपने बोला नेक्स्ट दिस पेन इज वेरी कॉस्टली। आपने बोला नेक्स्ट दीज पेन्स आर माइन। आइए समझते हैं सारे ऑप्शंस को। ठीक है, आपने कहा दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, दैट गर्ल कैन डांस या दैट गर्ल कुड डांस। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, आपने जैसे ही कहा दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, मेरी कंडीशंस मुझे कहती है कि मेरा दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा बच्चे। दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग कैसा बनेगा बच्चे, नेगेटिव बनेगा। आइए नेगेटिव बनाते हैं। इज का तो इज ही रहा, नेगेटिव बनाया तो क्या हो गया, नॉट। अच्छा, ये इज आया है क्यों, क्योंकि क्या दिया हुआ था, बॉय। बच्चे बॉय सिंगुलर है तो बॉय के रेफरेंस में ही तो हम प्रोनाउन लगाएंगे, ऐसा तो नहीं इट लगा देंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बॉय है मेल बॉडी, और मेल बॉडी के लिए हमारे पास प्रोनाउन क्या अवेलेबल होता है बच्चे, ही। तो योर आंसर इज इजंट ही। फर्क समझ पाए हैं कि कब इट लगाना है कब नहीं लगाना है। दैट गर्ल कैन डांस, सेंटेंस अफर्मेटिव है, टैग नेगेटिव बनाइए। हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है, कैन, नेगेटिव बनाइए। कांट, और गर्ल के रिस्पेक्ट में बच्चे क्या दिया हुआ है, शी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। दिस पेन इज वेरी कॉस्टली। व्हाट इज वेरी कॉस्टली, पेन। आप किसी पर्टिकुलर पेन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये पेन बहुत कॉस्टली है। सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी आपके, जैसे आप बीएड एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं, आप टीईटी का एग्जाम देते हैं या फिर पीआरटी का एग्जाम देते हैं, तो उनमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन द गिवन सेंटेंस विच पार्ट ऑफ स्पीच इज कॉस्टली, कि दिए हुए सेंटेंस में कॉस्टली कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो बच्चे इस बात को समझिएगा कि किसी भी वर्ड के अंत में लगा हुआ एलवाई हमेशा एडवर्ब की इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ऑलवेज एडवर्ब नहीं होता है।
हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि सर ये कहीं नाउन या प्रोनाउन की विशेषता तो नहीं बता रहा। बेटे अगर ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो ये हमेशा एक एडजेक्टिव की भूमिका निभाएगा। कैसे, आइए समझते हैं। व्हाट इज वेरी कॉस्टली? योर आंसर इज पेन। और पेन एक नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। इट मीन्स जो ये कॉस्टली आया हुआ है ये एक एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब। माय पॉइंट इज क्लियर? बहुत अच्छी बात है। चलिए, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनाएंगे। आपने कहा इजंट, और देखिए पेन दिया हुआ है, ठीक है, सिंगुलर है। अब ऐसा तो नहीं है कि पेन के लिए हम ही या शी लगा देंगे। अरे लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। कह रहा दीज पेन्स आर माइन, लेकर आइए। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव, आरंट। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ मेरे पास? पेन्स, प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल। बच्चे बेफिक्र रहिए, डायरेक्ट आंसर। ठीक, आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे आप पूरी तरह से। ठीक है, कब हमें ही शी इट लगाना है, कब हमें दे लगाना है, डिपेंड करता है नाउन पे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं सेंटेंस और टैग के रेफरेंस में कि मेरा सेंटेंस कैसा है और मेरा टैग कैसा है। ठीक है, एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन को ऐड करके आगे के कंटिन्यूएशन करना चाहूंगा, चीजों को कंटिन्यू करना चाहूंगा। कैसे? सर अगर सेंटेंस पॉजिटिव दिया होता तो बच्चे तो टैग कैसा बनाते थे? निगेटिव बनाते थे। अरे हाँ या ना? बहुत अच्छे। वैसे बच्चे अगर सेंटेंस निगेटिव दिया होता था तो टैग हम कैसा बनाते थे? पॉजिटिव। यहां से एक बात समझ में आती है कि सर अगर दिए हुए सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड आपको दे दिया जाए तो टैग हम हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे। सही है? कैसे सर जी? बेटे कोई भी सेंटेंस में अगर आपको कोई भी हमें नेगेटिव वर्ड गिवन कर दिया जाए, आपके सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड गिवन किया जाए, कौन कौन से ऐसे नेगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं? तो आप मेरे साथ कह सकते हैं। पहले मैं कुछ एडवर्ब की सीरीज लिख रहा हूं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। हार्डली, स्कैर्शली, बच्चे रेयरली, या फिर बेयरली, सेल्डम, बच्चे नेवर। आप एडजेक्टिव में आ सकते हैं तो आप कह सकते हैं लिटिल, या फिर आप कह सकते हैं फ्यू, या आप जानते ही हैं नो, या फिर क्या नो। ये सारे के सारे वर्ड जितने भी मैंने आपके सामने लिखे हैं, दीज वर्ड्स आर नेगेटिव वर्ड्स। ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। लाइक एज अ हार्डली, स्कैर्शली, रेयरली, बेयरली, शेल्डम या नेवर। ये 6 वर्ड प्योर एडवर्ब होते हैं। नॉट इज ऑल्सो एडवर्ब। नो इज अ डिटर्मिनर की भूमिका निभाता है, और लिटिल और फ्यू ये एडजेक्टिव के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात होती है कि ये अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो बच्चे टैग कैसा बनाओगे? पॉजिटिव। मैं पहले ही बता चुका हूं, सेंटेंस पॉजिटिव टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव टैग पॉजिटिव। ठीक है, चीजों को आगे लेकर चलते हैं। आइए बात करते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, क्लास को केवल आप बहुत मन से पढ़िएगा। ठीक है, मेरा काम है बहुत बेहतर आपको समझाना, वो मैं करूंगा। ही इज सेल्डम absent, he never goes there, he rarely comes to meet me, few people attended the party
he hardly does any work. मैंने आपसे कहा, कह रहा ही इज सेल्डम absent, वो कभी कभार absent होता है. ही नेवर गोज देयर, वो कभी भी वहां नहीं जाता है. ही रेयरली कम्स टू मीट मी, वो कभी कभार मुझसे मिलने यहां आता है. फ्यू पीपल अटेंडेड द पार्टी, ना के बराबर लोगों ने पार्टी को अटेंड किया. फ्यू इज अ नेगेटिव वर्ड. हाँ, ही हार्डली डज एनी वर्क, वो बड़ी मुश्किल से किसी काम को करता है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, सम और एनी का बड़े बच्चों को डाउट होता है. ठीक है, तो एनी का यूज आप नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि सम का यूज आप पॉजिटिव रेफरेंस में करते हैं. तो ध्यान से देखिएगा, हमारे ऑप्शन में हमें बच्चे हार्डली प्रोवाइड किया गया. हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है और इसी वजह से मैंने सम वर्क नहीं लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? एनी. अगर मैं आपसे कह दूं ही हार्डली डज सम वर्क, दैट इज अ रॉन्ग. ठीक, ही हार्डली डज एनी वर्क. क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज हार्डली इट्स अ नेगेटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड होने की वजह से सम नहीं आएगा, एनी आएगा. चलिए आइए सीखते हैं बातों को. आपने कहा ही सेल्डम absent. बच्चे टैग बनाना है हमें. ठीक है, हमें क्या बनाना है? इनके टैग. तो ध्यान से देखिए, सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है, टैग पॉजिटिव बनेगा. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले आइए, इज, और हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चे? ही. ठीक, आगे बढ़ते हैं. कह रहा है ही नेवर गोज देयर. नेगेटिव वर्ड बताइए, नेवर. अच्छा, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग तो पॉजिटिव बनेगा, बट ही नेवर गोज देयर में ध्यान से देखें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में बच्चे एस या ईएस इंट्रोड्यूस किया गया. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर एस या ईएस है तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब इसने इंफॉर्मेशन दी डू या डच के रेफरेंस में. अरे हाँ या ना. सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में ईएस लगा है, मतलब हमें डज लगाना पड़ेगा. ठीक है, डज आ गया. सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, तो डज ही. चलिए आगे मूव करते हैं. कह रहा ही रेयरली कम्स टू मीट मी. ही रेयरली कम्स टू मीट मी. बच्चे फिर से ध्यान दीजिएगा, रेयरली एक नेगेटिव वर्ड है, वर्ब में क्या लगा हुआ है? एस. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आप एस या ईएस को इंट्रोड्यूस करते हैं. अब मेरे से ऐसा मत कह दीजिएगा कि सर कम COM में ईएस लगा हुआ है. भाई किसी वर्ड का एग्जिस्टेंस होगा तब तो आप उसमें कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे. अब मैंने बच्चे रट लेते हैं, उन्हें कहते हैं एस या ईएस, वो कह रहे हैं सर इसमें ईएस लगा. अरे भाई जब आप इसका ईएस हटा दोगे ना तो बचेगा क्या? कॉम. और कॉम अपने आप में एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक है, वर्ब नहीं होगी वो कोई. चलिए, सेंटेंस निगेटिव तो पॉजिटिव बना. फिर से मेरे पास आंसर में क्या है? डज, और सब्जेक्ट क्या दिया है बच्चे? ही. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. फ्यू पीपल अटेंडेड द पार्टी. जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, टैग पॉजिटिव होना चाहिए. ध्यान से देखते हैं तो अटेंडेड, अटेंड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें ईडी लगा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया. और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बच्चे डिड होती है. ठीक है, तो डिड आ गया. अफर्मेटिव टू नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव टू अफर्मेटिव. तो देखिए फ्यू एक नेगेटिव है. सब्जेक्ट ले आइए. सब्जेक्ट में क्या गिवन है बच्चे? पीपल. पीपल एक प्लूरल वर्ड होता है, एक प्लूरल नाउन होता है. ठीक है, आपने सुना होगा P5 की फैमिली चलती है, पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पीजेंट्री. ठीक है, ही हार्डली डज एनी वर्क. जैसा कि अभी भी देख पाए, हार्डली एक नेगेटिव है, टैग पॉजिटिव बना लीजिए. ठीक है बच्चे, यहाँ पर ही बहुत सारे हो गए तो मैं इसको शी कर ले रहा हूं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, बच्चे को ऐसा लगेगा यार ये सर केवल ही के ही बता रहे, क्या सी नहीं हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल हो सकता है. ठीक है, जो दिल करे आपका प्रोनाउन में आप वो लिखो. यहाँ पे शी हार्डली डज एनी वर्क, तो लेकर आइए शी हार्डली. ध्यान से देखिएगा, मेन वर्ब में क्या लगा हुआ है? एस या एस. बहुत सारे बच्चे इसे हेल्पिंग वर्ब समझ रहे होंगे. भाई ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है. देखिए ध्यान से, इससे पहले एडवर्ब लगा हुआ है. ठीक है, चलिए तो आंसर हो गया डस, और मेन सब्जेक्ट क्या मिल गया? शी, डस सी. ठीक है, एक बार चीजों को देख लीजिए. निगेटिव है, टैग पॉजिटिव है. 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 निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव है. ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ.
बहुत अच्छे से चीजों को रिवाइज करेंगे, कोई भी आपका सिंगल क्लाइमेक्स नहीं बचेगा कि आपको ऐसा हो कि सर यार मेरे को ये सेगमेंट नहीं समझ में आया। डाउट वाली कोई कंडीशन में रखता ही नहीं हूं, ठीक है, कि आपको डाउट लगे मन में। आइए इसको थोड़ा डीप से समझिएगा। वन ऑफ द बेस्ट, मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर माना जाता है पूरे टैग का, क्योंकि जिस बच्चे को समझ में आता है ये प्रोसेस वो बहुत बेहतर होता है, नहीं आता है तो फिर सच में आप मतलब कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। कैसे? ये मेरा कोई सेंटेंस दिया हुआ बच्चे, और ये सेंटेंस में नाउन फर्स्ट दिया हुआ है, ये मेरी प्रीपोजिशन दी है, और फिर ये कोई बच्चे नाउन सेकेंड दिया। कैसे आइए समझते हैं। आपने कहा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है बच्चे वो प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये इस प्रीपोजिशन से ठीक पहले कोई नाउन दिया हो और ये ठीक कोई एक नाउन दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सेंटेंस के सब्जेक्ट है बच्चे, ये हमारे लिए क्या है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे लिखे गए। जाहिर सी बात है तो फिर हमें भी क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई टैग का सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब अगर आप सेंटेंस का सब्जेक्ट देख रहे हैं तो वो एक प्रीपोजिशन से जुड़कर बना है, तो आपके मन में आ रहा होगा सर ये अगर प्रीपोजिशन से जुड़कर बन रहा है तो कौन सा सब्जेक्ट प्राइमरी है। ये फिर वही वाली बात है, पता है कौन सा सब्जेक्ट प्राइमरी। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि ये एक फर्स्ट नाउन है और एक सेकंड नाउन है। हम सभी लोग जानते हैं, प्रोनाउन टॉपिक में इस बात को पढ़ते भी हैं कि आफ्टर अ प्रीपोजिशन द केस विल बी यूज्ड इन केसेस विल बी देयर प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव। नहीं समझ पा, मैंने कहा किसी भी सेगमेंट में अगर आप प्रीपोजिशन के बाद कोई केस यूज करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन मानी जाती है। बात समझ पा सर, अगर ये ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन मानी जाती है क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद यूज की गई है, लेकिन इसका प्लेस कहां रखा गया, सब्जेक्ट में। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए जो प्राइमरी सब्जेक्ट हुआ बच्चे, प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ ये नाउन तो ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट नाउन है ना, आपके लिए यही किसकी भूमिका निभा रहा है बच्चे, प्राइमरी सब्जेक्ट की। किसकी भूमिका निभा रहा है, प्राइमरी सब्जेक्ट की। मेरी बात समझ पाए, प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ सेकंड नाउन एज अ ऑब्जेक्टिव फॉलो होने लगेगा, फ्रेज के टर्म में दिया गया है, तो प्राइमरी सब्जेक्ट जो बन गया वो बच्चे फर्स्ट बन गया। तो जब हम टैग का सब्जेक्ट लिखेंगे तो याद रखिएगा टैग का सब्जेक्ट हमेशा नाउन फर्स्ट का ही क्या होगा, प्रोनाउन यूज करेंगे। बात समझ पाए, हैव यू गॉट माय पॉइंट। मैंने कहा कि जब आप टैग का सब्जेक्ट लिखेंगे तो जो प्राइमरी सब्जेक्ट है आप उसी का क्या यूज कर देंगे, प्रोनाउन, ठीक है। आइए कैसे देखते हैं। अच्छा एक और बात देख लेते हैं। हाँ, मान लीजिए सेगमेंट अभी भी प्रीपोजिशन से ऐड है, लेकिन प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आपको कोई भी नाउन या फिर कोई भी प्रोनाउन अवेलेबल है। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन अवेलेबल है, बट इस कंडीशन में क्या गिवन नहीं है, नाउन। ठीक समझिएगा, दोनों में फर्क समझिएगा बच्चे। पहले वाले सेगमेंट में प्रीपोजिशन के लेफ्ट एंड राइट दोनों ही कंडीशंस में नाउन हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले कंडीशन में प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, बट प्रीपोजिशन से पहले नाउन गिवन नहीं है। इसका मतलब है सर फिर क्या गिवन है, तो बच्चे उस कंडीशन में गिवन हो सकता है आपको, इसी के टाइप को मैं बता रहा हूं। नाउन गिवन नहीं हो सकता, तो बच्चे गिवन क्या होगा, लाइक एज अ ईच, एवरीवन, ईदर, जिसे आप आइदर प्रोनाउंस करते हैं, नीदर, वन, नन, मोस्ट, ऑल, सम। ध्यान से समझिएगा, ईच, एवरी ऑफ नहीं होता कभी, एवरी वन यूज करना चाहिए। ईदर, नीदर, वन, नन, मोस्ट, ऑल या सम
और इनके तुरंत बाद अगर मैं क्या लगा दूं, प्रेपोजिशन ऑफ, और फिर यहां पर यूज कर दूं मैं कोई नाउन या फिर कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन, ठीक है। तो जब आप टैग का सब्जेक्ट लिखोगे बच्चे, टैग का सब्जेक्ट लिखोगे, तो ये याद रखिएगा इस कंडीशन में टैग का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में प्रोनाउन होगा। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? मैंने बहुत साफ बात लिखी है। मैंने कहा अगर प्रीपोजिशन से हमारा सब्जेक्ट जुड़ा है, लेकिन प्रीपोजिशन से ठीक पहले नाउन नहीं दिया है, तो प्रीपोजिशन से ठीक पहले जो कुछ भी दिया है आप उसे भूल जाइए। मतलब ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर को भूलकर हमें प्रीपोजिशन के बाद लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड होना है। क्यों? क्योंकि टैग का सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन होता है। तो जब आप इस नाउन या प्रोनाउन को देखेंगे तो उसी के रिस्पेक्ट में आप क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन। एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत बेहतर समझ में आने वाली क्लास अब आज की, ठीक है। चलिए, ये तो थ्योरी कॉन्सेप्ट है बच्चे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था बच्चे, और ये था मेरे लिए सेकेंड पार्ट, ठीक है। नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, बट नाउन इज नॉट गिवन देयर, सो गिवन इज दैट। ये आपको गिवन किया हुआ है, ठीक है। नाउन गिवन नहीं है, ये फॉर्मेट गिवन है, तो आपको ये फॉर्मेट लेके आना है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत बेहतर समझ में आएगा। आई होप क्लास समझ में आ रही होगी आपको। मैंने कहा आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से थोड़े से बढ़ा ली मैंने लाइन। चलो, मैंने कहा आपसे द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज वेरी हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा ऑल ऑफ यू आर कन्विक्ट, अपराधी, ठीक है। नेक्स्ट पे देयर none of them has arrived yet। नेक्स्ट मैंने कहा neither of these two boys is very neither of these two boys is intelligent। ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ऑल ऑफ यू, नन ऑफ, सम ऑफ, ठीक है। और ले आ सकते हैं आप यहां से, मान लीजिए वन ऑफ his 5 sons। आइए सीखते हैं। कहता है द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज वेरी हॉट, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज वेरी हॉट। परेशान मत होइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको, ठीक है। आप चीजों को सीखें केवल। द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज वेरी हॉट। सबसे पहले मेरे माइंड में एक बात आई कि सर जो सेगमेंट में दिया हुआ है इज वेरी हॉट, ये तो मेरी वर्ब है, तो वर्ब से ठीक पहले वाला जो भी पोर्शन है जिसके बारे में हमें हॉट या कोल्ड के बारे में विशेषता बता रहा जो, तो यार जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये हमारे बारे में एक सब्जेक्ट के तौर पर हुआ,
क्यों? क्योंकि इसी के बारे में तो बताया गया हॉट या कोल्ड। कह रहा द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज वेरी हॉट। अगर हम ध्यान से समझते हैं यहाँ पर एक बात, तो ये बताइए कानपुर हॉट है या कानपुर का क्लाइमेट हॉट है? व्हाट इज हॉट? तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट। इसे पहचानते कैसे हैं सर? तो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, ये पोर्शन देखिए जरा, द क्लाइमेट ऑफ कानपुर का। बच्चे देखा जाए तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट के तौर पर लिखा गया है और ये एक फ्रेज के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, अगर आप द क्लाइमेट ऑफ कानपुर देख रहे हैं तो ये एक फ्रेज है, क्योंकि इसका अपने आप में कंप्लीट अर्थ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अर्थ रखता है ना, तो फ्रेज है। बड़ी बात ये कि जब हमने देखा कि ये जो फ्रेज है या जो सब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन से जुड़ा है, तो मेन सब्जेक्ट बताइए सर, प्राइमरी सब्जेक्ट। तो बच्चे ध्यान से देखो, तो ये प्रीपोजिशन, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस, तो ये तो मीनिंगलेस हुआ, तो बचा क्या? क्लाइमेट। और यही आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट हो गया बच्चे? आपने मेरे से कह दिया सर इट्स अ प्राइमरी सब्जेक्ट। इज माय पॉइंट क्लियर? अरे हाँ या ना? तो ये जो सिचुएशन है क्लाइमेट, ये प्राइमरी सब्जेक्ट हो गया। आइए टैग बनाते हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव तो बच्चे टैग नेगेटिव बनेगा। क्लाइमेट सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर हो गई, अनकाउंटेबल हो गया सिंगुलर हो गई, तो वर्ब भी सिंगुलर, बिकॉज हर अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है। ठीक है, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव हुआ तो इजंट, और क्लाइमेट के लिए बच्चे ही लगा दे या शी लगा दे या इट लगा दे? तो आंसर है क्लाइमेट कोई मेल बॉडी नहीं है, कोई फीमेल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो आंसर में इट आना चाहिए। चलिए अगला कह रहा है आपसे, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। हु आर वेरी इंटेलिजेंट? तो समझ में आती है एक बात कि सर क्लास इंटेलिजेंट नहीं है, क्लास में बच्चे इंटेलिजेंट है। फिर से वही बात, ऑफ से जुड़ा हुआ, ये मेरे के लिए पूरा का पूरा बच्चे क्या है? फ्रेज है। लेकिन जो प्राइमरी सब्जेक्ट है वो क्या है? तो आपने कहा सर स्टूडेंट्स हमारा एक प्राइमरी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, लेकर आइए आंसर बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है बच्चे, सेंटेंस अफर्मेटिव, टैग नेगेटिव, और स्टूडेंट्स के हिसाब से पहले ही पता है कि नाउन है थर्ड पर्सन, तो प्लूरल हो गया दे। ऑल ऑफ यू आर कन्विक्ट। ठीक है, लेकर आइए, ध्यान से देखिएगा, तो प्रीपोजिशन से जुड़ा है, लेकिन क्या प्रीपोजिशन से ठीक पहले कोई नाउन है? नहीं है, ऑल लिखा हुआ है, ऑल कोई नाउन नहीं होता, तो हम डिपेंड किस पे हो जाएंगे बच्चे? यू पे। लेकर आइए, सेंटेंस अफर्मेटिव लिखा हुआ है तो टैग नेगेटिव बनाएंगे, आरंट, और यू का तो क्या रहा? अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सर ये यू था इसलिए मैंने यू लिख दिया। बच्चे यहां पर हमें सब्जेक्ट लिखना है, और यहां पर जो लिखा हुआ है दरअसल में यू का सब्जेक्ट यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू। ठीक है, तो हमने यू जो लिखा ये कॉपी मत कर दीजिएगा कि समझ के कॉपी कर दिया आपने। नन ऑफ देम हैज अराइव्ड येट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, येट अराइव हमें पहुंचने के बारे में बता रहा है, कहीं पर आना या जाना टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो येट दो तरह से काम करता है हमारी जिंदगी में, या तो ये कंजंक्शन की भूमिका निभाता है या एडवर्ब ऑफ टाइम की भूमिका निभाता है। When yet is used at the end of a sentence, then it's behave like as a conjunction. Are you right? तो याद रखिएगा कि जब कभी भी सेंटेंस के अंत में यूज करते हो, तो जितने भी बच्चों के मन में आ रहा है कि सर ये कंजंक्शन है, बेटा ये कंजंक्शन नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, समझ के रखिएगा, जब कभी दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आप आपस में जोड़ रहे हैं, तो वहां पर जो सिस्टम आ रहा है वो कंजंक्शन की भूमिका निभाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में यट ने किसी को ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि यट सेंटेंस के अंत में आकर टाइम के बारे में बताना चाहता है आपको कि वो अभी तक नहीं आया। ठीक है, उनमें से कोई भी अभी तक नहीं आया। तो यट याद रखिएगा, यहां पर कंजंक्शन नहीं है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं बेटे, नन ऑफ देम, ध्यान से देखिए, नन निगेटिव है, टैग पॉजिटिव बनाइए। अब जैसे ही आप टैग पॉजिटिव बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो बच्चे रट कर बैठते हैं क्वेश्चन को, वो क्या करेंगे? इस हैज को लेकर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि अब हम देम पे डिपेंड होंगे बच्चे। अरे किस पे डिपेंड होंगे? देम पे, और देम का सब्जेक्ट क्या होता है? दे। सो नाइस यार, देम का सब्जेक्ट दे, और दे के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव, मतलब योर आंसर विल बी हैव दे। चलिए
नीदर ऑफ दीज टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। इन दोनों लड़कों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। सेंटेंस में देखिए क्या गिवन है बच्चे, नीदर। नीदर एक निगेटिव वर्ड है तो टैग पॉजिटिव बनना चाहिए। अरे हाँ या ना, बहुत बड़ा। जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो ध्यान से देखिए हम डिपेंड किस पे हो गए, इन बॉयज पे। बॉयज प्लूरल है, मुझे क्या चाहिए, दे। अब जैसे ही आपने दे लिखा तो इज एंड आर में क्या आने वाला है, आर। क्यों, क्योंकि दे दिया हुआ है, आर दे। वन ऑफ हिज 5 सन्स, उसके 5 बेटों में से कोई एक बेटा वहां जा रहा है। ठीक है, कहां जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है 5 बेटों में से कोई जा रहा है, तो ले आइए। सेंटेंस बच्चे अफर्मेटिव है तो टैग निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 5 सन्स। जैसे ही आप इसकी हिंदी अर्थ करेंगे तो तुरंत आपका टैग गलत होने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि तुरंत आपके मन में आएगा उसके 5 बेटों में से कोई एक जा रहा है। ठीक है, तो आपके मन में ही आ सकता है। और यहां पे हमें सन्स के अकॉर्डिंग देखना है, सन्स प्लूरल है बच्चे। सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग निगेटिव। योर आंसर विल बी आरंट दे। चेकआउट कर लीजिए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ। स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं सेंटेंस के। ठीक है, नेगेटिव है, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव है, पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव है, नेगेटिव हुआ, खत्म हुआ ये टाइप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। हमें सिर्फ ये याद रखना है प्रीपोजिशन से जुड़े हुए पोर्शन में अगर प्रीपोजिशन से ठीक पहले नाउन दिया तो उस पर डिपेंड होंगे, अदरवाइज प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने एक लास्ट टाइप पे, और ये लास्ट टाइप है हम लोगों के लिए इंपैरेटिव सेंटेंस। ठीक है, मेरे लहजे से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन होता है। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, कैसे क्या प्रॉब्लम्स है इंपरेटिव सेंटेंस की समझते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस दरअसल में है क्या, और फिर उसके बाद पढ़ते हैं चीजों को। तो समझिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, सलाह करते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, किसी बात के लिए आप मना करते हैं, या किसी को आप कोई चीज ऑफर करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ अ सेंटेंसेस इज यूज्ड एज अ इंपरेटिव सेंटेंस। आप इन सेंटेंसेस का यूज इंपरेटिव में करते हैं। ठीक है, बेसिकली आदत होती है हम लोगों की, बहुत सारे लोगों से, जैसे मैं ही हूं, अगर मैं अपने फादर से कोई चीज मांगूंगा तो जाहिर सी बात है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऑर्डर तो नहीं कर सकता। ठीक है, कभी होता क्या है, हम आपस में कलीग्स हैं, एज ऑफ सिमिलैरिटीज हैं, तो कोई हमें ऑर्डर नहीं करता, बट हाँ हमें एक सजेशन जरूर दी जा सकती है कि यार तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको कोई सामने वाला मना कर सकता है, तो मना किया जा सकता है, किसी बात के लिए प्रपोजल रखा जा सकता है। तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज इंपरेटिव सेंटेंसेस फॉर यू। ठीक है, इनके टैग कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। अच्छा हाँ, अनुमति आपको प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में आपके लिए सब्जेक्ट हिडन रहता है, तो बेसिकली स्टार्ट होता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, या फिर दिए हुए सेंटेंस में आप सेंटेंस को प्लीज से स्टार्ट करते हैं, या आप सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करते हैं, या फिर डोंट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इन सभी के बाद प्लीज, डोंट, लेट, इन सभी के बाद आने वाली जो भी आपकी मेन वर्ब होती है वो बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, आगे आते हैं, समझते हैं कैसे। इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे बड़ी बात है बच्चे कि अगर हमारे सेंटेंस में सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपके लिए इंपरेटिव सेंटेंस का, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर आपके सेंटेंस में कभी भी लेटर्स दिया जाए, सेंटेंस जो है वो कभी भी लेटर्स दिया जाए, ठीक है, कभी कभी लेटर्स नहीं मिलता तो आपको ऐसे लिखता हुआ है लेट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा के, तो ये याद रखिएगा जब आप टैग बनाएंगे बच्चे तो हमेशा क्या बनाएंगे, शैल बी। ठीक है, लेटर्स या लेट्स करके दिया होता है, तो बच्चे जब आप टैग बनाते हैं इनका तो हमेशा टैग क्या बनेगा, ये है आपके लिए
ठीक है। तो ये जो टैग होता है बच्चे, ठीक है, ये आपके सेंटेंस की भूमिका है और ये आपके टैग की भूमिका है। इसी से जस्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग जब, तो जरूरी नहीं है कि लेट के साथ अस दिया हो सकता है लेट के साथ हमें कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे दिया जाए, लाइक एज अ हिम दे दिया जाए, हर दे दिया जाए, देम दे दिया जाए, या किसी पर्सन का नेम दे दिया जाए। ठीक है, क्या कहा मैंने कहा लेट के साथ कोई थर्ड पर्सन या फिर किसी पर्सन का नाम दे दिया जाए। तो अब जो आप टैग बनाते हो बच्चे, ये क्या बनाओगे हमेशा, तो याद रखना क्या बनाओगे, विल यू। वैसे इसके थर्ड पोर्शन में अगर आप मेरे से बात करते हो, थर्ड पोर्शन क्या कहता है आपसे, थर्ड पॉइंट कहता है अगर मेरा दिया हुआ सेंटेंस निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, जो आपको सेंटेंस दिया है बच्चे वो निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस तो इंपेरेटिव है लेकिन वो निगेटिव स्टाइल में। तो अब जो आप टैग बनाओगे ना बच्चे, तो वो क्या बनाओगे आप, हमेशा और हमेशा विल यू बनेगा। माय पॉइंट इज क्लियर। फोर्थ ऑप्शन, जब आप किसी भी बात के लिए नाराजगी जाहिर करते हो, ठीक है, क्या जाहिर करते हो, किसी बात के लिए आप एनोयांस जाहिर करते हो, नाराजगी जाहिर करते हो, अपना गुस्सा प्रकट करते हो, ठीक है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा फिर उस कंडीशन में आप क्या लगाते हो, तो याद रखने वाली बात होती है कांट यू। जब आप किसी के रिस्पेक्ट में नाराजगी जाहिर करते हैं तो फिर क्या यूज करते हैं, कांट यू। वैसे ही फिफ्थ नंबर पे अगर आप आते हैं, अगर आप किसी को किसी बात के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, कमांड करते हैं, तो बच्चे क्या यूज करते हैं, विल यू। कभी कभी देखा जाता है ऑर्डर या कमांड की सिचुएशन होती है लेकिन विल यू आपके ऑप्शन में मौजूद नहीं होता, तो उस कंडीशन में वांट यू मौजूद होता है, तो वी विल टेक द वांट यू। ठीक है, और एक और लास्ट है बच्चे इसका, जब आप किसी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट का सेंस है आपके लिए, तो अब जो आप यूज करते हैं वो यूज करते हैं वांट यू। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी सेंटेंस इंपेरेटिव तब कहलाता है जब आप कभी भी किसी के लिए कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई चीज ऑफर करते हैं, किसी बात के लिए मना करते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, सजेशन करते हैं या एडवाइस करते हैं, या फिर किसी बात के लिए अनुमति देते हैं। अगर आपके सेंटेंस में लेटस या लेट्स दिया हुआ तो टैग हमेशा सेल भी बनाएंगे। लेट के साथ किसी थर्ड पर्सन के बारे में जिक्र किया गया हो तो विल यू बनाएंगे। सेंटेंस अगर हमेशा इंपेरेटिव है लेकिन नेगेटिव है तो विल यू बनाएंगे। इंपेरेटिव के साथ नेगेटिव है तो टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा, याद रखिएगा। अगर आप किसी बात के लिए नाराजगी जाहिर करते हैं तो कांट यू बनेगा। वैसे ही अगर आप ऑर्डर या कमांड करते हैं तो विल यू। ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो हमें देखना पड़ता है ऑप्शन कौन सा सूटेबल है। और रिक्वेस्ट है तो फिर क्या यूज करते हैं, वांट यू। अच्छा एक बात और, जब आप किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं, मिसिंग हो रहा है उसे भी देख लेते हैं। जब आप किसी को कोई चीज क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, तो फिर वहां पे टैग बच्चे क्या बनता है, ठीक है। आइए अब आगे की क्लास को कंटिन्यू करता हूं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे तो ध्यान से समझिएगा।
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है लेट अस प्ले टुगेदर। नेक्स्ट कहता है लेट अस डांस। लेट हिम प्ले। अक्सर हम लोग जिक्र करते हैं डोंट वरी, किसी भी चीज के लिए आप परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, डोंट वरी। डोंट गो देयर, प्लीज गिव मी योर पेन। Please drop my letter in the letter box. Open the door do as I say। अच्छा, अगर आपको दिखता नहीं है तो प्लीज आप बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। आई होप अभी यहाँ पे दिख रहा है डू एज आई से तक, ठीक है। चलिए पहले 10th प्रॉब्लम को देख लेते हैं, उसके बाद चीजों को और आगे लेकर चलते हैं। चलिए 11th नंबर प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और ये 12th नंबर प्रॉब्लम। मैंने आपसे कहा हैव अ कप ऑफ टी। हैव अ ड्रिंक। ये सारे जो भी कंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अब इसमें एक और सेक्शन छूट रहा है, उसे भी करा देता हूं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, क्लास बिल्कुल एंड पे है तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा बस, ठीक है। चलिए कहता है आपसे लेट अस प्ले टुगेदर। सेंटेंस की स्टार्टिंग बच्चे किससे की गई है? लेट अस से। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं टैग क्या बनाने वाले हम लोग? शैल वी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए लेट अस डांस, अगेन लेट अस, तो बच्चे टैग क्या बनने वाला है? शैल वी। लेट हिम प्ले, ध्यान दीजिएगा लेट के तुरंत बाद अगर आप कोई भी वर्ब लिखते हैं तो लेट पहली बात तो एक ट्रांसिटिव वर्ब होती है और इसके बाद आने वाली जो भी वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। फिर वो केस मेरा चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, लेट के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट हिम प्ले, ठीक है, उसे खेलने की अनुमति दीजिए। मुद्दे पे आते हैं तो लेट के साथ अगर कुछ अनदर पर्सन, ध्यान से देखिए लेट के साथ हिम थर्ड पर्सन दिया हुआ बच्चा, तो हमें क्या करना चाहिए? वैल्यू। लेट श्याम, लेट के बाद श्याम राइट, लिखने का काम कौन करेगा? श्याम। अनुमति देने का काम कोई और करेगा और लिखने का काम कौन करेगा? लेकिन श्याम, ठीक है। तो आंसर आ गया वैल्यू। अगला क्वेश्चन है डोंट वरी, निगेटिव है बच्चे तो टैग पॉजिटिव बनेगा। डोंट गो देयर, वहां मत जाइए, मना किया गया है, टैग पॉजिटिव बनेगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से, प्लीज गिव मी योर पेन, यार प्लीज अपना पेन मुझे दे दो, ठीक है, रिक्वेस्ट करी गई है तो इट शुड बी
want you. Please drop my letter in the letter box. कोई बच्चा है उसने अपने लेटर को लेटर बॉक्स में ड्रॉप करना है, ठीक है। तो योर आंसर विल बी want you. अगला क्वेश्चन है ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। अच्छा एक बात बताइए, जब तक कहीं पर भी रिक्वेस्टिंग का जिक्र नहीं है तब तक हम अपने मन से नहीं मानेंगे कि यार, क्यों? क्योंकि वहां पे टोनल क्वालिटी डिपेंड करती है हमने कैसा उससे बोला है। तो जब हमें प्लीज या काइंडली लगाकर नहीं दिया है तो हम उसे ऑर्डर कंसीडरेशन कर दें, ठीक है। तो विल यू नहीं मौजूद होता है तो फिर आपने देखा होगा मोस्टली कि वांट यू यूज आउट कर देते हैं। डू एज आई से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई रियली लाइक इट, ठीक है। ये आपकी बुक का भी क्वेश्चन है डायरेक्टली। डू एज आई से, ऐसा करो जैसा कि मैं कहता हूं, ठीक है। तो किसी चीज पे जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो विल यू, इट शुड बी विल यू। ऑप्शन में मौजूद नहीं, वी गो विथ वांट यू, ठीक है। हैव अ कप ऑफ टी, जब आप किसी से कप ऑफ टी के लिए करेंगे तो आप उसे ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। हैव अ कप ऑफ टी, तो हमारे लिए आंसर में क्या आ जाएगा बच्चे? जब आप किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं तो सबसे अच्छी बात होती है वुड यू इज देयर, ठीक है। हैव अ कप ऑफ टी में जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चे? वुड यू आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, हैव अ ड्रिंक, तो अभी भी आंसर में क्या आ गया? वुड यू। इसके 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं इनको रफ करना चाहता हूं जरा देर के लिए, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं ये टॉप के क्वेश्चंस मिटा रहा हूं थोड़ा सा। आइए सीखते हैं। इट्स अ 13 नंबर प्रॉब्लम, इट्स अ 14 नंबर, 15 नंबर एंड इट्स अ 16 नंबर। अक्सर हम लोग देखते हैं किसी से कोई बात तो कहते हैं तो कुछ लोग होते हैं उनकी यार आदत होती है बहुत ज्यादा बोलने की, या मतलब नहीं होता है क्या बोलना है उन्हें, कैसा बोलना है। तो अक्सर हम लोग कह देते हैं यार शट अप, चुप हो जाओ। कभी कभी हम लोग ऐसे नहीं बोलते तो यार कह देते कीप योर माउथ शट, ठीक है। भाई हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के लोग हैं, ठीक है ना। और वैसे भी हम लोग जानते हैं हम लोग की फ्लुएंसी स्पीकिंग के रेफरेंस में बहुत ज्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू ग्रामेटिकल सिस्टम, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को फंक्शनल ग्रामर से कोई मतलब नहीं होता, हम लोग तो बस जैसा भी मन हुआ स्पीकिंग में आपने बोल दिया, क्यों? क्योंकि सामने वाले को इमोशन से कनेक्ट करना होता है। बट ग्रामेटिकल फंक्शंस में ऐसा नहीं होता। तो आइए समझते हैं। कह रहा है 13 नंबर प्रॉब्लम में आपसे, आपने किसी को बोला शट अप, या आपने बोला कीप योर माउथ शट, कीप योर माउथ शट, या फिर आपने बोला, अक्सर लोगों की आदत होती है दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करना, दूसरों की बातों में दखल देना। तो अक्सर हम लोग कह देते हैं प्लीज अपने काम से मतलब रखो। और जब हम किसी से कहते हैं अपने काम से मतलब रखो तो क्या हम बहुत खुश होकर उसे कहते हैं ये बात? नहीं भाई, हम लोग उससे नाराजगी जाहिर करते हैं, यार प्लीज अपने काम से मतलब रखो। तो हम कह सकते हैं माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस। अभी भी हम लोगों ने कहा एक बात कि यार अक्सर कुछ लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता है, इधर की बात उधर कर रहे हैं, उधर की बात इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो मुद्दे पे आते हैं। एक और बात आप कह सकते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा किसी से बोलते हैं और बहुत गंदे शब्दों का यूज करते हैं तो कभी कभी सामने वाला कह भी देता है अपने जवान को लगाम दे, अरे हाँ या ना। तो माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है। तो शट अप जब आप किसी से कहेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नाराजगी का जिक्र किया गया है। तो योर आंसर विल बी कांट यू कीप योर माउथ शट, अगेन कांट यू माइंड योर बिजनेस, अगेन कांट यू माइंड योर लैंग्वेज, दोबारा से कांट यू, ठीक है।
मेरे तरफ से ये पूरा टैग फिनिश होता है। कुछ क्वेश्चंस है, उनको हम लोग प्रैक्टिस सीट में बातें करेंगे। और फिर से मैं आपको एक बात तो कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि प्लीज देखिए, इस चैनल पे आपका पर्पस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि यार ठीक है आए हैं और पढ़ के निकल जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, चीजों को बहुत मन से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो कोशिश की जा रही है आपको टॉपिक पूरी तरह से क्लियर किया जाए कि मतलब आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारी बुक्स परचेज करना पड़े और फिर उसके माध्यम से आपको सीखना पड़े। क्योंकि देखिए, स्टूडेंट से कितनी किताबें कैरी कर सकते हो आप अपनी लाइफ में? नहीं कर सकते, क्योंकि यार बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और एक टीचर का काम होता है, इंडिविजुअली एक टीचर का काम होता है वो आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करे, क्योंकि वो उसी सब्जेक्ट को माहिर होता है। ठीक है, तो मेरी यही कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब कल मैंने पहले अपने लिए वीडियो अपलोड की, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे ऐसा लगा कि यार देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम लाइक दैट, सो मैंने दोबारा आपके लिए वीडियो को अपलोड किया है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो को पसंद आए तो लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपके और मेरे बीच में सिर्फ एक कनेक्शन है, वो ये है कि मैं आपको दिल से पढ़ा सकता हूं और आपका काम है दिल से मुझसे जुड़ना, चीजों को ठीक ढंग से सीखना। ठीक है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें, जिससे वो भी बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ सकें। और मुझे नहीं लगता कि हमारी चेन में इतनी बॉन्डिंग कम हो सकती है कि हम 2-4 लोगों को अपने साथ कनेक्ट ना कर सकें। एक पॉजिटिव वे के रेफरेंस की मैं बात आपसे करना चाहता हूं। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे चैनल्स के रेफरेंस में हैं, आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐड हैं, बट मेन पर्पस इज देयर। आपका पर्पस क्या है? तो आपका पर्पस होना चाहिए कि मुझे चीजों को सीखना है। और अगर आप इस नजर के हैं, आप इस तरह की सोच रखने वाले, तो जाहिर सी बात है आपको अपने दोस्तों को भी, अपनी यूनिटी को भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेक्शन के साथ। ठीक है, नमस्कार, टेक केयर।